हेलो एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो 10 पेपर हुए थे, उन 10 पेपर्स में जो क्वेश्चंस क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिलोंग करते थे, हम हर वो सवाल को आज इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल इस चैप्टर से 7 क्वेश्चंस आए थे और उन सातों के 7 सवाल मैं आपको आज इस क्लास में सिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी डिटेल में सिखाऊंगा, मैं हर एक पहलू के ऊपर आपके साथ बात करूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे। ये मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल 22 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट से है एंड क्वेश्चन कहता है अ रेक्टेंगुलर metallic loop is moving out of a uniform magnetic field region to a field free region with a constant speed. When the loop is partially inside the magnetic field, the plot of the magnitude of induced EMF E with the time t is given by। ऑलराइट, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। क्वेश्चन फैराडे लॉ से बिलोंग करता है और एकदम ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। एक्चुअली चैप्टर ही काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और आपको इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप है एंड ये मूव कर रही है विथ कांस्टेंट स्पीड एंड ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन से मैग्नेटिक फील्ड फ्री रीजन की तरफ मूव कर रही है और कह रहा है कि फिलहाल उस लूप का एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के भीतर है और बचा हुआ पार्ट या रिमेनिंग पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। तब कहता है इस दौरान उसमें जो इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में इनमें से कौन से ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको ड्राइंग के थ्रू सवाल को समझाता हूँ। मान के चलते हैं कि इस तरह से हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में है और बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड है। मैं ऐसा मान करके चलता हूँ, ठीक। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन में मैंने इसको बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड ले लिया। क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है। अब एक मेटेलिक लूप है तो मैं मेटेलिक लूप यहाँ पर बना देता हूँ। सो दिस इज द मेटेलिक लूप और इसका एक पार्ट हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है एंड रिमेनिंग पार्ट को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखा है ना। मतलब यहाँ तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और इस स्पीड की वैल्यू को मैं v ले लेता हूँ क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी बाद में। अब देखिए कि देखा जाए तो इस लूप का जितना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में है उतने ही हिस्से में मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा एंड जितना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है उस तरफ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। अब क्योंकि इस लूप की राइटवर्ड मूवमेंट हो रही है और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन से मैग्नेटिक फील्ड फ्री रीजन की तरफ मूव कर रही है तो ऑब्वियस बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रही होगी हमारी इस लूप के साथ उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा क्योंकि एरिया कम होता चला जा रहा है। जितना ज़्यादा एरिया लूप का मैग्नेटिक फील्ड के भीतर होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और जितना कम एरिया इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड के भीतर होगा उतना कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और क्योंकि ये बाहर की तरफ निकलता जा रहा है जितना एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड के भीतर उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आ रहा है और एरिया के डिक्रीमेंट होने के कारण एरिया की वैल्यू में डिक्रीज होने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में भी डिक्रीमेंट आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता कितना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम शो करते हैं बाय द सिंबल φb और इसकी वैल्यू होती है b डॉट a, जिसे मैं लिख सकता हूँ ba cos थीटा। करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एरिया भी यहाँ पर शामिल है, मतलब लूप का कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है वो भी डिटरमाइन कर रहा है किस तरफ, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू के कैलकुलेशन की तरफ। मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उतना ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, जितना कम एरिया होगा उतनी कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। तो क्योंकि मेरा लूप बाहर निकलता जा रहा है और इसीलिए क्योंकि लूप का एरिया फील्ड के भीतर कम होता जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर क्या होती जा रही है, कम 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 होती चली जा रही है। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल है, इस लूप से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती चली जा रही है। जहाँ तक थीटा का सवाल है तो देखो, थीटा को लेकर ये वरीड होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि इस लूप का एरिया वेक्टर बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड है तो बी भी इनवर्ड है, एरिया वेक्टर भी इनवर्ड है, तो थीटा की जगह में कितना ले लेंगे, थीटा की जगह में ले लेंगे हम 0 डिग्री, cos 0 1 होता है। अगर आप कहेंगे कि भैया नहीं मैं तो एरिया वेक्टर को बाहर लेना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं, आप थीटा 180 ले लो, cos 180 की वैल्यू -1 होती है और यहाँ पर हमें वैसे भी मैग्नीट्यूड की बात करनी है
तो उसको लेकर के हमें प्लस और माइनस को लेकर वरीड होने की खास जरूरत नहीं है। एंड फिलहाल के लिए मैं थीटा को 0 लेकर के कॉस 0 को 1 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। अब फराडे लॉ क्या कहता है? फराडे लॉ हमें कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है, जो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। मतलब मैं लिख के दिखाता हूँ। फराडे लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इक्वल होती है किसके? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। यहाँ पर अगर एक टर्न है हमारी कॉइल में, है ना, अगर हमारी कॉइल में सिर्फ एक ही टर्न है, तब उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, और उसको मैं लिख सकता हूँ d∅b/dt। तो अगर हमारे कॉइल में सिर्फ एक ही टर्न है, हमारे कॉइल में सिर्फ एक ही बार कंडक्टिंग वायर का या फिर मेटल का अगर एक ही टर्न है, तब उस टर्न से लिंक्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड होगी। लेकिन अगर हमारे लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो हर एक टर्न के साथ क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पर चेंज हो रहा होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी n टाइम्स हो जाती है। तो ये हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो गई। साथ ही साथ एक माइनस साइन और लगाया जाता है, और ये माइनस साइन एक्चुअली एक दूसरे लॉ से लिंक्ड है, इसका नाम है लेंस लॉ। और ये माइनस साइन की हेल्प से हम, लेंस लॉ की हेल्प से हम ये फाइंड करते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है का हायर पोटेंशियल किस तरफ होगा एंड लोअर पोटेंशियल किस तरफ होगा, करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। इन बातों को जानने के लिए हम लेंस लॉ की हेल्प लेते हैं। और क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैं इस माइनस साइन को लेके अगेन कोई भी किसी भी तरह का मैं वरीड नहीं हूँ, माइनस साइन को लेके हमें कोई बात नहीं करनी। मुझे यहाँ पर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बतानी है, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है और किसी भी चीज़ से हमें मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, है ना, इतना आपको समझना चाहिए। अब एक काम करते हैं, मैं फ्लक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो फाइनली मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इट विल बी इक्वल टू, एंड फिलहाल नंबर ऑफ टर्न्स को लेके अलग से क्योंकि कोई जानकारी नहीं है, तो मैं n की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, है ना। तो नाउ माइनस तो मेरा मॉडुलस के बिहाफ पे मैंने हटा दिया। अब ये हो गया मेरा d/dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई BA। जहाँ तक सवाल कॉस थीटा का, मैं पहले कह चुका हूँ कि थीटा को हम 0 डिग्री ले रहे हैं एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ अब अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में हम किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर रहे, और क्योंकि b कांस्टेंट है तो मैं b को बाहर ले सकता हूँ, तो b बाहर आ गया। अब बच गया मेरा d/dt ऑफ a, जहाँ पर a मेरा एरिया है ना। अब जो समझाने में जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा आप। एक काम करते हैं, मैं इस लेंथ को l ले लेता हूँ और इस लेंथ को मैं b ले लेता हूँ। करेक्ट, मैंने इस रेक्टेंगुलर लूप के लेंथ को l ले लिया है एंड विड्थ को मैंने b ले लिया, और ये मूव करते करते बाहर की तरफ जा रहा है। अब फिलहाल अगर आप देखेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि ये लूप बाहर की तरफ निकलता जा रहा है, तो इसका एक पर्टिकुलर एरिया देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी निकलेगा। देखो dA/dt से हमारा क्या मतलब है? dA/dt से हमारा मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया से। dA/dt इज रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, और इसी बात को मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, एक dl लेंथ की, है ना, dl लेंथ की मैंने एक पतली सी स्ट्रिप ले ली। dl एक काफी पतला सा हिस्सा है इस हमारे लूप का, एंड अलोंग द लेंथ मैंने इस dl को लिया है, और मान लेते कि इस पर्टिकुलर स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो dA है ना। इस एरिया को मैं dA मान लेता हूँ, इसके एरिया को। तो dA की वैल्यू क्या हो जाएगी, और क्योंकि इसका शेप अभी भी रेक्टेंगुलर आपको नजर आ रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ हमारा कितना हो गया dl, एंड ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ पर स्मॉल b है। परफेक्ट बात है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे इट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू d/dt ऑफ एरिया, और यहाँ पर एरिया की जगह और dA की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, dA की जगह में लिख सकता हूँ dl इंटू b, dl इंटू b लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर dl इंटू b लिखा जा सकता है। परफेक्ट बात है ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम ये भी जानते हैं, कि b यहाँ पर कांस्टेंट है हमारी, क्योंकि लूप की विड्थ में किसी भी तरह का कोई चेंज हम नहीं ला रहे, तो b कांस्टेंट होने के कारण इसे मैं बाहर ले लेता हूँ। तो बाहर लेने के बाद मेरे पास रहा मैग्नेटिक फील्ड b, विड्थ b, और बचा मेरे पास dl/dt। तो dl क्या था मेरा, dl मेरे लूप का एक छोटा सा लेंथ था, एंड dt वो समय है जिस समय में वो मूव कर रहा है। और क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम
हमारी स्पीड होती है, तो इसीलिए डेफिनेटली मैं dl/dt की जगह में यहाँ पर स्पीड v लिख सकता हूँ, जिस स्पीड के साथ मेरा लूप मूव कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो यही मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होनी चाहिए। मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, बट यहाँ पर न तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आने वाला है, न तो लूप की विड्थ में कोई चेंज आने वाला है, और न तो स्पीड में कोई चेंज आने वाला है, क्योंकि स्पीड भी कांस्टेंट है। और इसीलिए हमें यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रही है वो एक कांस्टेंट मिल रही है। मतलब टाइम के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू में किसी भी तरह का चेंज हम नहीं देखेंगे। और इसीलिए अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 हमारा इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। टाइम के बढ़ने के साथ साथ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होगा। मैं समझता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक्चुअली में जो dA/dt है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। और एरिया में अगर हम देखें तो विड्थ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। किस में बदलाव आ रहा है? सिर्फ लेंथ में बदलाव आ रहा है। लेंथ सिर्फ बाहर निकलती जा रही है। तो यहाँ पर मैंने dA को लिख दिया dl इंटू बी। वी तो कांस्टेंट था, खैर dl/dt को मैं v लिख सकता हूँ। सॉल्व करते हमें आंसर मिल गया। करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से है। क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है और हमें जज करके बताना है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑलराइट, मैं आपको सारे स्टेटमेंट एक एक करके पढ़ के समझाता हूँ और फिर हम करेक्ट ऑप्शन को चुनेंगे। तो यहाँ पर ए कहता है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। एकदम सही बात है। किसी भी कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है वो उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की इनहेरेंट क्वालिटी होती है, वो उसकी बनावट पे, उसकी क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, अंदर कौन सा मैग्नेटिक मीडियम है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर कभी भी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को डिफाइन नहीं करते। सिर्फ इंडक्टेंस की बात नहीं कर रहा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C एंड इंडक्टेंस L, तीनों क्वांटिटीज हमेशा इनहेरेंट क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। देखा जाए तो ये बनावट पे डिपेंड करते हैं, न कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं कि R की वैल्यू V/I होती है कि नहीं? हमने ये सीखा हुआ है। हमने कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग क्या सीखा है? C की वैल्यू होती है Q/V। करेक्ट बात है। और L के रिगार्डिंग भी हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है। L की वैल्यू होती है N × phi/I। ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ये तीनों ही फॉर्मूले हमें मिसलीड करते हैं। कैसे मिसलीड करते हैं? ये फॉर्मूला कहता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड करती है, बट नहीं करता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू रजिस्टर के बनावट पे डिपेंड करती है कि भैया हमारे रजिस्टर की क्या लेंथ है, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो कौन सा मटेरियल से बना हुआ है, उसका क्या टेम्परेचर है। और अगर यहाँ पर V को आप डबल करते हो तो I भी डबल हो जाएगी, वोल्टेज को ट्रिपल करेंगे तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगी, बट R की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब वोल्टेज एंड करंट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिसाइड नहीं करते। सिमिलरली अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर होता है। लेकिन अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू न तो Q पे डिपेंड करती न तो V पे डिपेंड करती। क्यों? क्योंकि V को जब हम डबल करते हैं तो Q भी डबल हो जाता है, V को ट्रिपल करते हैं तो Q भी ट्रिपल हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर भी कैपेसिटेंस चार्ज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। वो अगेन किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर की बनावट पे, कि भैया जो हमारे कैपेसिटर का जो दो कंडक्टर्स होते हैं कौन से शेप में है, वो प्लेट हैं कि वो सिलेंडर हैं कि स्फीयर हैं, वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनके बीच में क्या गैप है, उनके बीच में कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये सारे फैक्टर्स C की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेल्फ इंडक्टेंस की, तो इस फॉर्मूले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि इट इज डिपेंडिंग ऑन फ्लक्स, इट इज डिपेंडिंग ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, इट इज डिपेंडिंग ऑन phi एंड I। बट अगर मैं आपको कहूँ तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू न तो phi पे डिपेंड करती है न तो करंट पे डिपेंड करती है। क्योंकि जब आप करंट को डबल करते हैं तो फ्लक्स भी डबल हो जाता है, करंट को जब आप ट्रिपल करते हैं तो फ्लक्स भी ट्रिपल हो जाता है। और इसीलिए फ्लक्स एंड करंट जो कि दो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कभी भी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को डिसाइड नहीं करते। सेल्फ इंडक्टेंस अगेन किस पे डिपेंड करती है कि हमारा जो कॉइल है कितना लेंदी है, वो कि क्या लेंथ है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है,
उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, उसके अंदर कौन सा मैग्नेटिक मीडियम है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है, मतलब अल्टीमेटली ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। और इसीलिए जो पहली स्टेटमेंट थी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप इस बात को थोड़ा और डिटेल में सीखना चाहते हैं अगर, तो मैं बता दूं कि जैसे एक मान लो एक वायर है, तो वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, मतलब लेंथ पे, एरिया ऑफ द वायर पे, रेजिस्टिविटी पे जो कि मेटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, इन बातों पे आर का डिपेंडेंस है। अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बात करूं तो सी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी होती है, जहां पर के हमारी मीडियम का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ए एरिया ऑफ द प्लेट होता है, डी हमारे प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होता है। अगर मैं किसी एक सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखूं तो सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए, जहां पर म्यू नॉट हमारी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, म्यू आर हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम होती है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर जो एल आप देख रहे हैं इट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये सब बनावट पर डिपेंड करता है, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये बात एकदम गलत है। एक्चुअली म्यू नॉट इंटू म्यू आर को परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम कहते हैं, म्यू नॉट हमारी होती है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एंड दोनों का प्रोडक्ट होता है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। सी कहता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes any change in the current in a circuit, एकदम करेक्ट बात है। सेल्फ इंडक्टेंस की ही तो डेफिनेशन भी है, जो कि फैराडे लॉ में हमने क्या सीखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है। लेकिन ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये वहां पर उसी चेंज को अपोज करने के लिए इंड्यूस होती है जिसने उसे इंड्यूस किया था। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन रहा हो आपको मेरी स्टेटमेंट में तो मैं एक बार और समझा दूं। देखिए फैराडे लॉ कहता है कि फ्लक्स अगर बदले, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदले किसी कॉइल से, तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, है ना, ये फैराडे लॉ कहता है। अब फ्लक्स को बदलने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो फ्लक्स को बढ़ा सकते हो या तो फ्लक्स को कम कर सकते हो, दो ही तरीके हैं, या तो फ्लक्स को बढ़ा दो या तो कम कर दो। तब अगर आप फ्लक्स को बढ़ाते हो या फिर कम करते हो तो दोनों ही केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम है कि जिस वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस हुई थी उस वजह को ही इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर अपोज करेगा। तो अगर आपने फ्लक्स को बढ़ाया है, अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाया है, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ उस बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करेगी। अगर आपने फ्लक्स को कम किया है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कम होते हुए फ्लक्स को अपोज करेगी। और इस तरह से ही इसे ही हम लेंस लॉ कहते हैं, और इसी लेंस लॉ के ऊपर हमारे फैराडे लॉ में माइनस साइन लगाया जाता है। तो लेंस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट, और इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट सी है एकदम करेक्ट है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes एनी चेंज इन द करंट इन द कॉइल। जब आप करंट को चेंज करते हैं तब उसमें फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में हम कॉइल के लिए डिफाइन करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को। और यही सेल्फ इंडक्टेंस इस बात को लेकर के वहां पर जस्टिफाई करती है, फिर इस बात को लेकर के वहां पर प्रेजेंट है कि उसने करंट के चेंज को अपोज किया है, और इसीलिए सी के साथ हम करेक्ट एकदम मानते हैं, सी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। डी की बात करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। ऑल राइट, देखिए मैकेनिक्स में मास शो करता है इनर्शिया को, है ना, हम न्यूटन्स लॉ में सीखते हैं कि मास इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। और इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी होती है, इनर्शिया एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, वो क्वालिटी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर किसी भी तरह का खुद से बदलाव नहीं कर सकता। अगर एक बॉडी रुकी हुई है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, तब वो हमेशा रेस्ट में बनी रहना चाहती है, खुद से मोशन में नहीं आना चाहती या नहीं आ सकती। इसीलिए अगर आप किसी बॉडी को कहीं पर रेस्ट में रख देते हैं तो जब तक उसको कोई ना छेड़े वो वैसे रेस्ट में वहां पर पड़ी रहेगी। सिमिलरली अगर एक बॉडी मोशन में है और अगर उस पर हम कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें या नेट फोर्स की वैल्यू उस पर 0 हो, इन दैट केस वो बॉडी बिना एक्सीलरेट हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हमेशा मूव करती रहेगी। और ये इनर्शिया ऑफ मोशन को शो करता है, मतलब इनर्शिया के कारण
एक बॉडी अपने अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला सकती, इनर्शिया बदलाव को अपोज करता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या कर रहा है सर्किट में? सेल्फ इंडक्टेंस भी तो करंट में या फिर फ्लक्स में आने वाले चेंज को अपोज कर रहा है। अगर करंट यूनिफॉर्मली फ्लो हो रही है तो सेल्फ इंडक्टेंस वहां पर किसी भी तरह का ओपोजिशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है, अगर करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी तरह का ओपोजिशन ऑफर करेगी ही भी नहीं। सेल्फ इंडक्टेंस कब ओपोजिशन क्रिएट करेगी? जब आप करंट को चेंज लाते हो। तो किसी भी तरह के चेंज में, जब किसी भी तरह की करंट में हम चेंज लाते हैं, तब उस चेंज को अपोज करने के लिए डेफिनेटली वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस रोल प्ले करता है। और इसीलिए बिल्कुल ही सही बात है कि जो काम इनर्शिया मीन्स मास का मैकेनिक्स में है, वही काम सेल्फ इंडक्टेंस का इलेक्ट्रोमैग्नेट में है। और इसीलिए यहाँ पर मैं डी को भी करेक्ट मानता हूँ। एकदम सही बात है दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स, है ना। तो मास की वजह से, इनर्शिया की वजह से एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं ला सकता। सिमिलरली सेल्फ इंडक्टेंस के कारण एक कॉइल अपने अंदर करंट में चेंज नहीं ला पाती, या आ भी रहा होता है तो उसे वो अपोज करती है, उसे अपोज करने की कोशिश करती है। एक बात मैं आपको और कह दूं जो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस करंट को अपोज नहीं करता, है ना। अगर आपने इतनी देर से अगर मेरी बात सुनी है तो एक बात आप फिर से क्लियर कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस करंट को अपोज नहीं करता। सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है? सेल्फ इंडक्टेंस करंट में आने वाले चेंज को अपोज करता है। सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट oppose the current flowing through it, it opposes any change in the current flowing through it, है ना। वैसे ही मास भी अपने अंदर आने वाले मोशन के चेंज को अपोज करता है ना। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं डी करेक्ट है। इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट ई कहता है वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एस्टेब्लिशिंग द करंट। ऑब्वियस बात है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है, तो वर्क करेंगे नहीं करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उसे डिस्प्लेस करेंगे नहीं करेंगे। तो क्योंकि एक बॉडी अपने आप से मोशन में नहीं आ सकती, और क्योंकि एक बॉडी अपने अंदर खुद से बदलाव नहीं ला सकती, तो हमें उसके लिए वर्क करना पड़ता है। सिमिलरली एक कॉइल से करंट भी खुद से नहीं बदल सकती, क्योंकि करंट में अगर बदलाव आता है तो सेल्फ इंडक्टेंस उसे क्या करेगा? अपोज करेगा। एंड इसीलिए अगर आपको किसी भी तरह के करंट में बदलाव लाना है, अगर आप करंट को चेंज करना चाहते हो, एस्टैब्लिश करना चाहते हो, आपको वहां पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एस्टैब्लिशिंग द करंट। एकदम करेक्ट बात है। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बी के अलावा सारे करेक्ट हैं, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ई करेक्ट है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से है। एंड क्वेश्चन है इन द गिवन सर्किट द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट which pulled outwards such that electric current in the circuit changes at the rate of 8 ampere per second. At an instant when R is 12 ohm, the value of current in the circuit will be dash ampere. All right, very important question. मैं आपको सवाल को समझाता हूँ काफ़ी डिटेल में, एकदम ध्यान से सुनना। हाँ देखिए, मैं एकदम डिटेल में समझाता हूँ। आप क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को आउटवर्ड हम पुल करते जा रहे हैं। आउटवर्ड का मतलब यहाँ पर राइटवर्ड है, इसे हम आउटवर्ड पुल करते जा रहे हैं। तब अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को आउटवर्ड पुल करता जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे सर्किट के रेजिस्टेंस के वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। मेरी सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी। सर्किट का अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का, जो हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की, इसका पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते हैं तब सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि जब इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को राइटवर्ड पुल किया गया तब इस सर्किट में 8 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट यहाँ पर चेंज हो रही है, करंट में बदलाव आ रहा है ना। तो हर सेकेंड, इच सेकेंड 8 एम्पियर की करंट हमारी सर्किट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो कहता है कि जिस मोमेंट पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम थी, एग्जैक्टली उस मोमेंट पे इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कितनी थी, उस करंट को मैं आई मान लेता हूं, और यही करंट की वैल्यू मुझे बतानी है। मैं समझता हूं सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, है ना, कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं तो करंट क्या हो रही है?
करंट हो रही है कम, करेक्ट। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट। ये मेरी बैटरी का लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो हायर पोटेंशियल में है, राइट वाला पार्ट मेरा लोअर पोटेंशियल में है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है थ्रू द सर्किट। ये मेरे करंट के फ्लो का डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एरो की हेल्प से दिखा दिया है। देखिए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने के दो रास्ते हैं, एक तो थ्रू द सर्किट है, एक थ्रू द बैटरी है। थ्रू द बैटरी नहीं लेना है ना, किधर लेना है, थ्रू द सर्किट लेना है ना। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट, करेक्ट। अब देखिए जो मैं समझाना चाहता हूं, अब क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं, तो यही क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा। जस्ट सीखा हमने सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है, सेल्फ इंडक्टेंस करंट में आने वाले चेंज को अपोज करता है। सेल्फ इंडक्टेंस करंट के चेंज को अपोज करता है ना, करंट को अपोज नहीं करता, करंट के चेंज को अपोज करता है। अब देखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के बढ़ने से मेरी इस सर्किट के करंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट आ रहा है, तब मेरा इस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो उस करंट को डिक्रीज होने से रुकेगा, है ना। रेजिस्टेंस को बढ़ाते गए, रेजिस्टेंस को बढ़ाए तो करंट कम होने लगा, करंट कम होने लगा तो सेल्फ इंडक्टेंस इसी कम होते हुए करंट को अपोज करेगा, करंट को कम होने नहीं देगा। अब बताओ करंट फ्लो किस तरफ हो रही है भैया, क्लॉकवाइज हो रही है। तो क्लॉकवाइज सेंस में जो करंट थी वो कम होने लगी, और इसीलिए मेरी जो सेल्फ इंडक्टेंस रहेगी वो उस करंट को क्लॉकवाइज ऑर्डर में फ्लो होते रहने देना चाहेगी, कम होने नहीं देगी। मतलब इस कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ का काम है कि करंट को कम होने से रोके। और इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉइल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी हायर पोलैरिटी, उसका जो हायर पोटेंशियल होगा वो इसके राइट एंड में आना चाहिए, एंड जो लोअर पोटेंशियल होगा वो लेफ्ट हैंड में आना चाहिए। क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है थ्रू द सर्किट, अगेन थ्रू द सर्किट, है ना। ध्यान से सुनना, हमारा ये करंट कम होता जा रहा था, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, करंट को कम होने से रोकेगा। करंट किस तरफ फ्लो हो रही थी, करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही थी। तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही थी, वो स्लो मतलब कम होती जा रही है, तो कम होने से रोकना है, मतलब इसको करंट को क्लॉकवाइज ही फ्लो कराते रहना है। क्लॉकवाइज फ्लो होते हुए करंट को रोकने से कम होने से रोकना है, मतलब इसका भी काम है कि क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो हो, और ये कोशिश करेगी कि क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होती रहे। और क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कराते रहने के लिए इसके राइट एंड में हायर पोलैरिटी और इसके लेफ्ट हैंड में लोअर पोलैरिटी या लोअर पोटेंशियल का डेवलपमेंट होगा, और इसकी वजह से भी करंट अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थ्रू द सर्किट फ्लो होने लगेगी, और डेफिनेटली अब मेरा सर्किट कंप्लीट है। ठीक, अब सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि मैकेनिक्स में जितना इम्पोर्टेंस न्यूटन्स लॉ का है, एग्जैक्टली उतना ही इम्पोर्टेंस किसी भी तरह के सर्किट के लिए किरचॉफ्स लॉ का है ना। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन दोनों ही लॉ का उतना ही इम्पोर्टेंस है किसी सर्किट के लिए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ जितना इम्पोर्टेंस न्यूटन का मोशन के रिगार्डिंग होता है। और इसीलिए आपको किसी भी तरह के अगर सर्किट को सॉल्व करना है, आपको किरचॉफ्स लॉ को ही आपको यूज करना होता है, आप किरचॉफ्स लॉ की हेल्प लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ की हेल्प लेता हूँ और करंट की वैल्यू आपको निकाल करके दिखाता हूँ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा, जो एल्जेब्रिक सम होगा, वो 0 होता है। एलिमेंट का मतलब यहाँ पर है कि कौन कौन शामिल है, जैसे यहाँ पर एक इंडक्टर शामिल है, एक सेल शामिल है, एक रजिस्टर शामिल है। तो ये 3 एलिमेंट यहाँ पर हमारी सर्किट में है। इन तीनों के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होगा इट विल बी इक्वल टू 0, और इसी को ही हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो मुझको इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज लिखने की ज़रूरत है, तो हम एक ही ऑर्डर में लिखते हैं। या तो आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिख लो, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिख लो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आपको लिखते जाना है। नाउ तो मैं काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट से शुरुआत करूँगा
और क्लॉकवाइज ऑर्डर में गोल घूम करके वापस इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो जो 3 एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मैं लिखूंगा, सम करके 0 के इक्वल कर दूंगा। अब एक बात समझनी है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज का समेशन 0 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज का सम अगर 0 है, तो डेफिनेटली अगर इसमें कोई वोल्टेज पॉजिटिव है तो किसी और को नेगेटिव भी तो होना चाहिए, तभी ना 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स मिल करके 0 होंगे। और इसीलिए यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन का भी कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन भी सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तब आप पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेना। अगर पहले माइनस साइन है तो माइनस ले लेना। इंडक्टर के लिए भी होता है, कैपेसिटर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ आओगे तो पॉजिटिव। सेल के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाओ तो पॉजिटिव, लोअर से हायर की तरफ जाओ तो नेगेटिव। रजिस्टर के केस में जिस सेंस में करंट फ्लो होती है उस सेंस में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो पॉजिटिव, करंट के ओपोजिशन में लिखोगे तो नेगेटिव लेते हैं। देखिए अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, इस पॉइंट से शुरुआत करके गोल घूम के आने वाला हूँ। तो क्योंकि पहले नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है मुझको, तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा। और किसी भी इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है L इंटू डी आई बाई डी टी। परफेक्ट, इसकी कहानी खत्म। अब अगर मैं आऊँ तो करंट देखो मेरा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और मैं भी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, मतलब रजिस्टर में वोल्टेज लिखने का सेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का सेंस एंड करंट के फ्लो होने का सेंस एक बराबर है। इसके लिए प्लस आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो आई इंटू आर की जगह मैं 12 लिख देता हूँ। नाउ अब क्योंकि मेरी बैटरी खाली बची और क्योंकि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा -12 इक्वल टू 0। आ गया आंसर। इम्प्लाइज दैट माइनस एल की वैल्यू ऑलरेडी हमें 3 हेनरी गिवन है, तो एल की जगह में 3, डी आई बाई डी टी की वैल्यू ऑलरेडी मुझे मालूम है 8 प्लस 12i इक्वल्स टू 12, implies that -3 into 8 will become -24, RHS में जाके हो जाएगा +24, +24 प्लस 12 will become 36, तो RHS में 36 है, LHS में 12i है। तो फाइनली अगर मैं आपसे करंट की वैल्यू पूछूं, इट विल बी इक्वल टू 36/12 दैट इक्वल्स टू 3 एम्पियर। और इसीलिए इस क्वेश्चन में जो डैश है यहाँ पर 3 आना चाहिए, और 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था जिसका आंसर 3, और मैं समझता हूँ कि इस सवाल को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं गई होगी। आपको बिल्कुल लेंस लॉ की हेल्प लेनी है, किरचॉफ्स लॉ की हेल्प लेनी है, बहुत दिमाग लगा करके फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला acts perpendicular to a circular copper disc 20 centimeter in radius. The disc is having a uniform angular velocity of 10 pi radian per second about an axis through its center and perpendicular to the disc. What is the potential difference developed between the axis of the disc and the rim? All right, motional EMF एक हमारा टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, हम एक टॉपिक सीखते हैं, इसका नाम है मोशनल ईएमएफ। एंड मोशनल ईएमएफ से बिलोंग करता हुआ ये क्वेश्चन है। एकदम ध्यान से आपको सिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। कहता है कि एक सर्कुलर कॉपर डिस्क है, तो ये हमारी कॉपर की डिस्क है। कहता है कि इस डिस्क के परपेंडिकुलर, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सर्कुलर कॉपर डिस्क। तो ये जो सर्कुलर कॉपर डिस्क देख रहे हैं, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर में हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर की तरफ शो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो नीचे भी शो कर सकते हैं, बट आपको डिस्क के परपेंडिकुलर में, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर में शो करना था। अब कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.4 टेस्ला, 0.4 टेस्ला हमें गिवन है, और हमें बोला इसकी जो रेडियस है इट इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ऑलराइट, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इस डिस्क को घुमाया गया विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 पाई रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर
एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। तो यहाँ पर मैं इस डिस्क के सेंटर से एक एक्सिस लेता हूँ जो कि डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और इसके अबाउट में इसे घुमाया गया विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, ऐसा कह रहा है। तो कहता है कि इस दौरान कितना पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलपमेंट होगा बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम। तो यहाँ पर एक्सिस को, इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ। तो कह रहा है O एंड P के बीच में, O एंड P के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलपमेंट होगा इसके रोटेशन के कारण, घूमने के कारण, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना चाहिए। अगर रोटेशन का सीन हो, अगर इस तरह की सिचुएशन हो, तब मोशनल ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल याद रख लेना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको इस तरह का सवाल दिया जाए कि एक डिस्क है वो रोटेट कर रही है और उसके सेंटर एंड रिम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताओ, तो आपको बिल्कुल इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी चाहिए, आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए। ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है फॉर रोटेशन। अब अगर मान लो इस सवाल में एक रॉड होती, मान लो इस सवाल में डिस्क न देके एक रॉड दी जाती और कहता है कि रॉड के एक एंड से एक्सिस पास हो रही है एंड इस रॉड को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर मान लो रोटेट कर रहे हैं और हमें ये पूछा जाता कि इस पर्टिकुलर केस में रॉड के दोनों एंड में कितना मोशनल ईएमएफ होगा, तब भी हमारा फॉर्मूले का फॉर्मेट सेम होता, आर की जगह में हमको रॉड की लेंथ को ले लेना था बस, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। तो बिल्कुल आप इस चीज को भी याद रख सकते हैं, डिस्क ना दे करके रॉड दिया जाए, रॉड के अगर एक एंड से एक्सिस पास करे तो दोनों एंड्स के बीच में डेवलप होने वाली मोशनल ईएमएफ की वैल्यू भी सेम होगी, आर की जगह में आपको लेंथ शामिल कर देना चाहिए। एक्चुअली फर्क कुछ नहीं है, आप इस डिस्क को इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रॉड का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। देखो समझाना मैं जो चाहता हूँ, आप ना मान सकते हैं कि जो डिस्क है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट्स थिन रॉड्स। ये एक रॉड हो गई मेरी, ये दूसरी रॉड, तीसरी रॉड, चौथी रॉड, पांचवी, छठवीं, ऐसे में इनफाइनाइट रॉड्स बना सकता हूँ और उन सभी रॉड्स के कॉम्बिनेशन से फाइनली मेरी डिस्क का फॉर्मेशन होने वाला है, हाँ कि नहीं। इस बात को भी आप बिल्कुल समझ सकते हैं। और क्योंकि हर एक रॉड यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको पैरेलल में कंबाइंड है। पैरेलल में क्यों, कि उन सबके एक एंड एक जगह में कनेक्टेड है और अदर एंड जो हैं वो साथ में कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी हमारी जो डिस्क है वो कॉपर की बनी हुई है, मीन्स मेटेलिक है। तो हर मेटल का जो रॉड का जो अदर एंड है वो भी आपस में कांटेक्ट में है इलेक्ट्रिकली। तो डेफिनेटली एक रॉड हो या फिर मल्टीपल रॉड्स हो, सारे के सारे क्योंकि पैरेलल में कंबाइंड है और क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए फॉर्मूले का फॉर्मेट एक रॉड के लिए जो रहेगा मल्टीपल रॉड्स के लिए भी सेम रहेगा और इसीलिए आप दोनों ही केसेस के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। मैं समझता हूँ मेरी बात क्लियर है। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाए। एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर रोटेशन का सीन न होता, अगर सीन ट्रांसलेशन का होता, अगर रॉड हमारी ट्रांसलेट करती है ना, ट्रांसलेट करती, अगर मेरी रॉड v वेलोसिटी के साथ ट्रांसलेट करती, तब उस केस में मोशनल ईएमएफ की वैल्यू, और अगर मान लेते इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लेते परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, है ना, तब उस केस में हमारी मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होती है v इक्वल्स टू v क्रॉस p डॉट l। ये हमारा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम मोशनल ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि v और b के बीच में अगर एंगल 90 है तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 1 हो जाएगा, तो v भी साइन 90 हो जाएगा v भी, एंड v क्रॉस b एंड l के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो तब उस केस में cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड फॉर्मूला हमारा बन जाता है vbl। तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब हमारा ट्रांसलेशन का सीन हो। अगर हमारी रॉड ट्रांसलेट करे तो vbl, यहाँ पर v क्रॉस b डॉट l हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है, बट यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ v और b के बीच में एंगल 90 है एंड v क्रॉस b एंड l के बीच में एंगल 0 है, तब हमारा फॉर्मूला vbl बनता है। बट अगर रोटेशन का सीन हो तो आपका ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है ना। ठीक, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो हाफ b की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, इट इज 0.4, ओमेगा की वैल्यू हमें 10 पाई गिवन है एंड रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है
20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर, एंड 0.2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 0.04 हो जाएगा। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा गया है। ठीक, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बी इक्वल टू, तो 10 इंटू 0.4 विल बिकम 4, 4/2 विल बिकम 2, 2 इंटू 0.08, 0.04 विल बिकम 0.08, और यहाँ पर खाली पाई बच गया है, एंड पाई की वैल्यू को 3.14 लेने को कहा गया है। तो 8 4 जा 32, कैरीज 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, कैरीज 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, एंड डेसिमल के बाद मुझको 4 डिजिट्स मेंटेन करने चाहिए। 0.2512 वोल्ट के साथ मैं जाऊंगा, 0.2512 वोल्ट, ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। अ कंडक्टिंग बार मूव्स ऑन 2 कंडक्टिंग रेल्स as shown in the figure. A constant magnetic field B exists into the page. The bar starts to move from the vertex at time t equal to 0 with a constant velocity. If the induced EMF is E proportional to t to the power n, then the value of n is. Again a numerical type question, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी जस्ट आपको मैं ट्रांसलेशन के लिए मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला सिखाया था, है ना, V क्रॉस B डॉट L, याद करेंगे, है ना। जस्ट सिखाया मैंने कि अगर कोई रॉड ट्रांसलेट हो तब उसके दो एंड्स के अक्रॉस डेवलप्ड होने वाले मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होती है V क्रॉस B डॉट L। जस्ट अभी हमने सीखा V क्रॉस B डॉट L, ये फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी आप लोग को सिखाया, जहाँ पर V हमारी रॉड की वेलोसिटी होती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, V मैग्नेटिक फील्ड, L हमारी रॉड की लेंथ होती है। ठीक, कह रहा है कि एक हमारे पास एक रेल है ना, और इस रेल में क्या हो रही है, एक कंडक्टिंग बार को मूव करवा रहे हैं। तो कहता है कि इस पर्टिकुलर बार के जो एंड्स हैं उसके अक्रॉस अगर डेवलप होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर टाइम के पावर n के साथ प्रोपोर्शनल है, तब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो रॉड ने शुरुआत की थी इस वर्टेक्स से और ये मूव करती करती जा रही है। तो यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो होगी ये मेरी रॉड की लेंथ L हो जाएगी। तो यहां पर आप फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, क्योंकि यही दो कॉन्टेक्ट्स के बीच में डेवलप्ड होने वाला जो EMF है अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर क्लोज्ड लूप में करंट को फ्लो कराएगा, है ना, जो आपको समझना चाहिए। तो नाउ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए जो V है जो हमारी वेलोसिटी है हमारी रॉड की, ये एरो दिखाया गया है, और वेलोसिटी को मैं V ले लेता हूँ, वो हमारे बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो V और B में एंगल कितना देख रहे हैं आप, इट इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड डेफिनेटली क्रॉस प्रोडक्ट में जो साइन 90 है वो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं से लिख सकता हूँ VB साइन 90। नाउ बात L की तो करनी ही करनी है। अब मुझको V क्रॉस B एंड L के बीच के एंगल की भी जानकारी यहाँ पर चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले V क्रॉस B का अपन डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखिए V किस तरफ है, V हमारे बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है, B बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में इनवर्ड है। तो B की तरफ पाम को स्ट्रेच करेंगे, B की तरफ टर्न करेंगे, थंब मेरा लेफ्ट की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और डेफिनेटली मेरी जो रॉड है उसका भी ओरिएंटेशन इसी थंब के अलोंग है, और इसीलिए V क्रॉस B, ये थंब जो है V क्रॉस B का डायरेक्शन दे रहा है, और जो L है उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, और इसलिए इस डॉट प्रोडक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो थीटा आएगा वो आएगा 0 डिग्री, एंड फाइनली ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा VBL के फॉर्म में, जो जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया भी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं गई होगी, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मुझको ये बताना है कि जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है अगर वो t के पावर n पे डिपेंड कर रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी। मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन में टाइम को शामिल करना है। देखिए मैं इस एक्सप्रेशन में टाइम को शामिल करके आपको दिखा रहा हूँ, है ना, एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा कि किस तरह से हम इस एक्सप्रेशन में टाइम को शामिल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरी वो कांस्टेंट वैल्यू की है। अगर हम देखें
तो हमारी इस रॉड की जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट हमें गिवन है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ओनली वेरिएबल कौन है? ओनली वेरिएबल हमारी रॉड की लेंथ जिसका कांटेक्ट इस रेल के साथ हो रहा है। अगर जब ये रॉड इस वर्टेक्स के पास थी तो रॉड की जो लेंथ इस वर्टेक्स को टच कर रही थी वो तो जीरो रही होगी। जैसे जैसे हमारी रॉड मूव करती गई तो इसका जो लेंथ रॉड के कांटेक्ट में आएगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, हाँ कि नहीं? पहले जब ये रॉड इस वर्टेक्स के पास में रही होगी तो डेफिनेटली वर्टेक्स खाली एक सिंगल पॉइंट में टच कर रहा है रॉड को, तो वहां पर 2 पॉइंट का तो फॉर्मेशन होगा नहीं। तो रॉड की इफेक्टिव लेंथ कितनी लेते हैं हम? दैट विल बी 0। और अगर रॉड की मूवमेंट होती चली जा रही है तो इस रॉड का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रेल के कांटेक्ट में आता चला जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल मेरी एल है, और इसीलिए यहाँ पर मैं एल को रिप्लेस करना चाहूँगा। देखिए मैं कैसे करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। ठीक, इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ x। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं इस लेंथ को मैं x मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहाँ तक। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस लेंथ विल बी इक्वल टू L/2, है ना? तो टोटल लेंथ मेरी जो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो लेंथ मैंने लिया वो L लिया हुआ है, तो सेंटर से लेकर के एक एंड तक की बीच की जो दूरी होगी वो L/2 होनी चाहिए। एंड मैं बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से लिख सकता हूँ। थीटा के सामने वाली को परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा से लगी हुई साइड को बेस कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ L/2 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा। मैं tan थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पर। इम्प्लाइज दैट L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, तो L की वैल्यू हो जाएगी 2x tan थीटा। तो एक काम करता हूँ, मैं L की ये वैल्यू वहाँ पर डाल सकता हूँ, मैं L की वैल्यू वहाँ पर इस तरह से पुट कर सकता हूँ। एकदम परफेक्ट बात है, L की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ VB एंड L की वैल्यू आ गई 2x इंटू tan थीटा। दिस विल बी इक्वल टू VB, 2 को फ्रंट में कर देता हूँ, tan थीटा को भी पहले लिख देता हूँ, और अब बच गया x। अब हम जानते हैं फ्रॉम काइनेमेटिक्स कि डिस्टेंस की वैल्यू होती है स्पीड इनटू टाइम, है ना? जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो x लेंथ है ये हमारी इस रॉड ने कवर किया विथ अ कांस्टेंट स्पीड विच वी हैव टेकन टू बी v। अगर ये लेंथ में x की बात करूं, ये लेंथ x किसने कवर किया? इस लेंथ x को कवर करने वाली है मेरी रॉड विथ स्पीड v। तो मैं x को बिल्कुल लिख सकता हूं, डिस्टेंस को मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरी v है एंड टाइम t यहाँ पर मेरा शामिल हो जाएगा। तब अगर मैं देखूं तो ये हो गया 2v² p इंटू tan थीटा इंटू t⁻1। ये सारे टर्म फैक्टर्स, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। न 2 बदलने वाला, न v बदलने वाली, न मैग्नेटिक फील्ड b बदलने वाली, न tan थीटा में कुछ चेंज आने वाला। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि EMF इज प्रोपोर्शनल टू t⁻1। और इसीलिए अगर मैं देखूँ तो n की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 होनी चाहिए, और इसीलिए 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया भी है। सो 1 एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के फर्स्ट ट्रिप से है। क्वेश्चन है कॉइल ऑफ एरिया A and n turns is rotating with angular velocity omega in a uniform magnetic field B about an axis perpendicular to B. Magnetic flux phi and induced EMF E across it at an instant when B is parallel to the plane of the coil R. All right, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि that we are having a coil of area A and n turns which is rotating with angular velocity omega in a uniform magnetic field B about an axis perpendicular to B. ठीक है, देखिए ठीक मैं समझाता हूँ। तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड B है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसा हम मान करके चलते हैं। और हमारे पास एक कॉइल है जो रोटेट कर रही है एक एक्सिस के अबाउट में, और वो जो एक्सिस है
इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो काम करता हूँ, मैं सर्कुलर कॉइल बना देता हूँ, है ना, सर्कुलर कॉइल में बना देता हूँ और समझाता हूँ आपको। तो ये मेरी एक सर्कुलर कॉइल मैंने बना दी, करेक्ट। और इसकी जो एक्सिस है वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड है और एक्सिस को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनाया है। और इसके अबाउट में हमारी जो कॉइल है ये घूम रही है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू फिलहाल के लिए हमें n गिवन है एंड एंगुलर वेलोसिटी हमें ओमेगा गिवन है और एरिया इसका a है। तो कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एंड इंड्यूस्ड EMF E अक्रॉस इट एट एन इंस्टेंट व्हेन B इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल R। ठीक ठीक ठीक। देखिए पहले तो हम बात करते हैं फ्लक्स की, फिर हम बात करेंगे इंड्यूस्ड EMF की। तो देखिए फ्लक्स होता है BA cos थीटा, करेक्ट है ना। फ्लक्स कितना होता है, ये होता है BA cos थीटा। थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी। हम जानते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं अच्छे से कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ओमेगा अगर थीटा बाई टी है तो थीटा की जगह में मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ, ठीक। अब इंड्यूस्ड EMF हमने क्या सीखा हुआ है, इट इक्वल्स टू -n इंटू डी फाई बाई डी टी। ये बात भी हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। सुनाओ अब यहाँ पर एक चीज और भी मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्लक्स आप देख रहे हो फॉर ईच टर्न है, हाँ, फॉर ईच टर्न, मैं हर टर्न के लिए लिखा हूँ n टर्न्स के लिए फ्लक्स के लिए, फिर मुझको n मल्टीप्लाई करना चाहिए। अच्छा अब ये मेरी इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू मैंने फैराडे लॉ से लिखी है। अब हम फाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ -n इंटू डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई की वैल्यू हो गई BA cos ओमेगा टी। दिस विल बी इक्वल टू -n, b और a कांस्टेंट होने के कारण बाहर हो गए। अब बचा cos ओमेगा टी, जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा। जो उम्मीद है कि आपको इतना डिफरेंशिएशन का जानकारी होगा। एंड फाइनली मैं देखूं तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं और मुझको फाइनली मेरी जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू मिल रही है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा समझाना मेरे लिए आसान होगा इसी जगह पे। तो EMF की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस कैंसिल n b a ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड साइन ओमेगा टी को वापस से मैं थीटा ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरी इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आ गई और ये मेरी फ्लक्स की वैल्यू है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे आपको ये पूछूं कि NBA ओमेगा क्या होता है, तो ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है। अगर मैक्सिमम EMF पूछे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF, तो होगा NBA ओमेगा साइन थीटा। तो ठीक है, हमारे एक्सप्रेशन में शामिल रहेगा। तो अगर मैं देखूं तो फ्लक्स के साथ कॉस थीटा है, इंड्यूस्ड EMF के साथ साइन थीटा है, मतलब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। साइन एंड कॉस के बीच में रहने वाला जो एंगल का फर्क है वो 90 डिग्री का होता है। हर 90 डिग्री के बाद जो साइन की वैल्यू होती है वो कॉस के इक्वल होती है, फिर कॉस की वैल्यू साइन के इक्वल होती है। दोनों में जो एंगल का फर्क है फॉर मेंटेनिंग द सेम वैल्यू दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे कि साइन 0 होता है बट कॉस 90 0 होता है ना। तो 90 डिग्री के फर्क में इनकी वैल्यूज में रिपीटेशन होता है, ये बात हमको बिल्कुल पता होनी चाहिए। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मेंटेन होता है। अब जो सवाल तो सवाल पे लौटते हैं, कहता है कि जिस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगी प्लेन के, तब उस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी और EMF की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मेरी कॉइल का जो प्लेन आप देख रहे हैं, कॉइल का प्लेन कहाँ पर है आपको बोर्ड के, ये हमारे कॉइल का प्लेन है और मेरी मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड है। जो एरिया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्चुअली जो फ्लक्स होता है वो होता है B डॉट A, एंड हम एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ लेते हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा हम सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल है,
तब इस कॉइल का एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, तो बी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया, इट बिकम्स 90 डिग्री। और क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, डेफिनेटली फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। और इसीलिए मैं कंक्लूड करूंगा कि हमारे गिवन क्वेश्चन के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, यहां पर मैंने ईच टर्न के लिए इतनी फ्लक्स की वैल्यू लिखी थी, n टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, इंटू n भी करना चाहिए था मुझे, है ना। यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि p ए cos थीटा कितने टर्न्स के लिए फ्लक्स है, तो एक ही टर्न के लिए फ्लक्स है। n टर्न्स है क्योंकि मेरे कॉइल में, तो मुझको n टाइम्स और करना चाहिए था। तब अगर वैल्यू 0 ना आती तो जो भी n टाइम्स वैल्यू होती वही मैं लिखता। अब क्योंकि वैल्यू डायरेक्टली किसी भी सिंगल टर्न के लिए 0 है, तो ऑल टर्न्स के लिए भी 0 ही होगी। और इसीलिए यहाँ पर फ्लक्स की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बट इसी मोमेंट पे अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह में 90 में यहाँ पर डाल दूँ तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इक्वल्स टू 1। और उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी एन बी ए ओमेगा। तो अगर मैं देखूं तब गिवन सिचुएशन में, गिवन इंस्टेंट के लिए फ्लक्स 0 है और इंड्यूस्ड ईएमएफ एन बी ए ओमेगा है, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर है। एन टर्न्स में होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ इतनी होगी, फ्लक्स 0 होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आखिरी सवाल, क्योंकि टोटल 7 क्वेश्चंस आए थे, आखिरी सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी सवाल 29 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है, कंसिडर I1 एंड I2 आर द करंट्स फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाय कॉइल्स 1 and 2 respectively. If L1 equals to self inductance of coil 1, M12 is the mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2, then the value of induced EMF in coil 1 will be। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इंड्यूस्ड होने वाले EMF की वैल्यू होती है E इक्वल्स टू -L इंटू DI/dt। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए सिर्फ एक ही कॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मान लो किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट DI/dt है, तब उसमें इंड्यूस्ड होने वाली EMF होती है -L इंटू DI/dt। ये हमारी सेल्फ इंडक्टेंस के रिगार्डिंग की जानकारी है, इस सेल्फ इंडक्टेंस के कारण है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। तब म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में किसी एक कॉइल का फ्लक्स का चेंज दूसरे से जब लिंक होता है, मतलब अगर आप किसी एक कॉइल में फ्लक्स को बदलो, मतलब फील्ड को बदलो, आप किसी एक कॉइल में फील्ड को बदलो, ये बदलती हुई फील्ड अगर दूसरी कॉइल से भी पास कर जाए तो दूसरी कॉइल से फ्लक्स चेंज हो जाता है, और उस फ्लक्स के चेंज होने के कारण दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, मान लो दो कॉइल हैं, एक ने जो फील्ड फॉर्म की हुई है वो फील्ड मान लो दूसरी कॉइल से भी पास हो रही है। अब अगर पहली कॉइल में अगर मैं फील्ड को चेंज करूं, और क्योंकि यही फील्ड दूसरे से भी लिंक कर रही है, तो दूसरे से भी फील्ड बदलेगी, जिसके कारण वहां पर फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलने के कारण दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर मैं निकालना चाहता हूं कॉइल 1 में ड्यू टू 2, अगर मैं निकालना चाहता हूं, इट विल बी इक्वल टू माइनस हमेशा लेंस लॉ के लिए लगता ही लगता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इनटू DI/2/dt। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में सेकेंड कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगी, उसी से बनने वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट कॉइल से लिंक करेगा, और वहां पर हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मेशन होते हुए वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो यहां पर हमको ये पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कॉइल 1 से कितनी होगी, तो डेफिनेटली इन दोनों का सम हो जाएगा, आपको इन दोनों को जोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर फर्स्ट कॉइल के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर मैं E1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर DI1 ही रहेगा, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यहाँ पर हमारा DI2 हो जाएगा, है ना, जो आपको समझना चाहिए, बिल्कुल आपको इस बात को समझना चाहिए। तो दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देने से देख लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं जाऊँगा
ऑप्शन 3 के साथ, एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। जो नेट ईएमएफ होगी, नेट ईएमएफ जो होगी दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E12। दोनों के आरएचएस को भी ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमारा ये पेपर बी डिस्कशन कंप्लीट होता है। मैंने हर सवाल को आपको समझाया है, काफ़ी डिटेल में समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये मेहनत आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। आज की इस क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे अगले चैप्टर को, इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के मैं हर सवाल को जो हमारे जनवरी अटेम्प्ट में आए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके साथ अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।